हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9 यहाँ पर स्टडी करेंगे। बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में क्या क्या लॉज हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं बिजनेस पे, उसके बारे में ये लेसन है। और सबसे पहला जो लॉ है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से स्टडी की गई है। तो इसको सबसे पहले लॉ किसे कहेंगे? लॉ इज ए फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। समाज को कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मल नीति नियम होते हैं उसे हम लॉ कहते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ के क्या क्या स्कोप है, कहाँ से बिजनेस लॉ को एप्लीकेबल किया जाता है, कौन कौन से लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में है। तो इसमें कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882, पंचायत एक्ट 1940, इसी तरीके से लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, इंश्योरेंस एक्ट, सेबी एक्ट और जीएसटी एक्ट 2017। यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, आपकी बुक्स में और भी हैं, तो ये आपको कुछ याद रखना है। इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के जो सोर्स हैं, कहाँ से लॉ आया इंडिया में, किन किन जगह से जो है लॉ को लिया गया, उसके बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। सबसे पहला जो सोर्स है हमारा इंडियन लॉ का, वो है इंग्लिश मर्केंटाइल। इंग्लिश में जो भी इंग्लैंड के जो भी लॉज है वो यहाँ हमारे यहाँ पर, अगर किसी का लॉ हमारे यहाँ पर नहीं है तो उसमें जो इंग्लिश लॉ है वो हमारा एप्लीकेबल होगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टूड है। तो सबसे पहला सोर्स हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ या इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ जो है वो वहां से आया। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ जो हमारी संसद या गवर्नमेंट जो बिल पास करती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको पास करते हैं रिजोल्यूशन के द्वारा, तो लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के द्वारा और गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा जो बिल्स या लॉज बनाए जाते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। फिर आता है जुडिशियल डिसीजंस। बहुत से जो लॉज, बहुत सी जगह लॉज हमारे पास नहीं है, तो वहां पर जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं और उन्हीं को लॉ का रूप दिया गया है। इसी तरीके से कस्टम एंड यूजेस, हमारे कंट्री के जो कस्टम्स एंड रिलीजन्स के जो कस्टम्स हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी जो है उन जो समाज के रीति रिवाज हैं वो जो है कहते हैं, उसी को जो है लॉ का रूप भी माना गया है। और जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहां पर जस्टिस का प्रिंसिपल जो है यूज में लिया जाता है और नॉर्मल जस्टिस, न्याय के आधार पर डिसीजंस दिए जाते हैं। तो वो जो है सोर्स है हमारा बिजनेस लॉ का। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज एंड विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है और इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कोई प्रपोज करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, तो मिनिमम 2 पार्टीज होना जरूरी है, एक ऑफर करने वाली और एक एक्सेप्ट करने वाली। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ये भी हो गया कि मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्संस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड सेकंड आया आपका लीगल रिलेशनशिप। दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका पर्पस होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना जो एनफोर्सेबल बाय लॉ किया जा सके। म्यूचुअल कंसेंट, दोनों का जो पार्टी है, दोनों जो पक्ष है, उनका म्यूचुअल कंसेंट, दोनों का जो है एक ही और माइंड होना चाहिए, वो म्यूचुअल कंसेंट के रूप में माना गया है। और कॉम्पिटिएंसी ऑफ पार्टीज, यहाँ पर एक एसेंशियल एलिमेंट ये भी है कि पार्टी जो है कॉम्पिटिएंट होनी चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 3 लोगों को जो है कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है इंडियन एक्ट में। तो सबसे पहले माइनर, बिलो 18 ईयर्स वाले को, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ के द्वारा कोई जो अनक्वालिफाइड है, डिसक्वालिफाइड किया गया पर्सन है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फ्री कंसेंट होना जरूरी है। किसी के साथ कॉरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस्टेक के द्वारा कंसेंट नहीं ली जानी चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र सहमति हो उसकी। इसी के साथ जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है। फिर बताया लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है
कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल, किसी को हार्म करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एक्ट के लिए किया जाना चाहिए जिसको किया जाना, जिसकी घटना घटित होने की संभावना 100% हो, पॉसिबिलिटी हो उसकी परफॉर्म करने की, एक पार्टी दूसरी पार्टी उसको परफॉर्म कर सके, तो वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय लॉ, कानून में ऐसा कोई कार्य जो बिल्कुल अवैध घोषित किया गया है उसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है वो राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। फिर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हैं जिनको ओरल भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो राइटिंग में होना और रजिस्ट्रेशन होना ज़्यादा बढ़िया है। और वो एक्ट की पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी होना चाहिए, उस इवेंट के घटने की जो है पॉसिबिलिटी 100% होना चाहिए, सर्टेनिटी का वर्क उसमें होना चाहिए कि निश्चित रूप से उस कार्य को किया जा सके। ऐसे कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वैलिड की श्रेणी में आएगा। तो मैंने आपको चैप्टर 9 के जो टॉपिक है उसको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।